हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा दिया है, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। तो आइए देख लेते हैं शुरू से। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। पहला सवाल क्या कह रहा है, राखी गढ़ी कहाँ पे है। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ किस स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राखी गढ़ी। हमने इसको मिला दिया है। राखी गढ़ी कहाँ, हरियाणा में है। मांडा जो है उस सबसे उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। लोथल जो है गुजरात में है। हुलास जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले से टिक लगा हुआ है, इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक डी। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते टिक लगा हुआ है, बस 5 ही क्वेश्चन का है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो हेलियोडोरस है का जो बेसनगर अभिलेख है, ठीक, हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है उसमें किसका नाम संदर्भित है। तो इसमें भी टिक लगा हुआ है, वासुदेव का नाम संदर्भित है। चलिए एक क्वेश्चन और है, बस एक दो क्वेश्चन और है। एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ स्मारक दिया हुआ है। चलिए हम बात करेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी में कौन सा स्मारक पाया जाता है। कौशाम्बी में बौद्ध काल में घोषिताराम मठ है। गोरखपुर में जो है वो शाह गौरा का ताम्रलेख पाया जाता है। सारनाथ में कौन सा स्तूप है, धमेक स्तूप में। और श्रावस्ती में सहेत महेत है। ठीक, तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं इसे भी। कह रहा है कि कौन सा राजवंश घोड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ठीक, तो घोड़ों के आक्रमण से जो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला जो वंश था वो वंश था गुप्त वंश था। कौन सा वंश था, गुप्त वंश था। ठीक, चलिए अब 6वें नंबर सवाल से क्या है कि इसमें क्या है, अब मैच कराने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ सम्राट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था। ठीक, तो चलिए कुमार गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था ये आपको बताना है। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था और स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था। ठीक, तो इसके बारे में हमें बताना है। चलिए जो कुमारगुप्त प्रथम थे, कुमारगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण किया था वो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया। किसकी, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक की उपाधि धारण किया था। ठीक, तो हमारा कौन सा, 1 का 2 हो गया और बी का 1 हो गया, तो हमारा ये मिल रहा है। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। बाकी हम मिला लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो हमारा इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए हमारा 7वां नंबर का सवाल है। 7वां नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सुल्तान था जो होली जैसे त्योहारों में भी भाग लेता था। तो आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी लेता था क्या, मोहम्मद बिन तुगलक देता था क्या, इल्तुतमिश लेता था क्या और इब्राहिम लोदी लेता था क्या। तो आपको बताना है कि जो हिंदू धर्म का जो त्यौहार होली होता है उसमें दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो भैया इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो होली जैसे त्योहारों में हिंदुओं के उसमें भाग लेता था। ठीक है, चलिए आइए 8वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है। 8वां नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से गलत कौन सा है। ठीक, चलिए चिश्ती, दिल्ली और दोआब पहला ऑप्शन। दूसरा क्या सुहरावर्दी, जो सुहरावर्दी सिंध क्षेत्र में, ठीक है, औलिया मध्य प्रदेश में, फिरदौसी बिहार में। ठीक है, ये सूफी संप्रदाय हैं, इनका कहाँ कहाँ पे वर्चस्व था। ठीक, चलिए तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का सवाल है, 8वें नंबर का सवाल है। ठीक, और इनके बारे में आपको बताना है कि किनका क्षेत्र कौन कौन से किस किस सिलसिले से कहाँ कहाँ पे इनका वर्चस्व था। ठीक, तो आपको बताना है 8 नंबर, ठीक, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इनमें से जो गलत ऑप्शन है औलिया संप्रदाय दिल्ली में था। ठीक, बाकी चिश्ती दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में, सुहरावर्दी सिंध के क्षेत्र में,
ठीक, और फिरदौसी बिहार में। ठीक, चलिए 9वां नंबर का सवाल है, आपको इसमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि कौन सा किसके बाद हुआ था। ठीक, तो हमें इसको मैच कराना है। ठीक, चलिए अगर हम बिलग्राम की बात करें, ठीक, पहला तो बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। दूसरा देख लेते हैं धर्मत का युद्ध। ठीक, सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध गुजरात में पड़ता है। अकबर, ठीक, गुजरात में पड़ता है। और ये युद्ध जो हुआ था, अकबर ने जब गुजरात अभियान किया था 1572 में। ठीक, कब? 1572 में पड़ता है धर्मत का युद्ध। ठीक, धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में 1658 में हुआ था। कब? 1658 में हुआ था। अब एक युद्ध और बचता है जो जजाऊ का युद्ध है। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? जजाऊ का युद्ध जो हुआ था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक, 1707 में। 1707 में। तो इस तरीके से हम इसको मैच करा देंगे। तो इसमें हम क्रमबद्ध तरीके से लगा लेंगे। इनमें से हमारा क्या होगा? पहला, ठीक, दूसरा नंबर 1540, उसके बाद 1572, उसके बाद 1658, उसके बाद चौथा 1707। इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर कौन किसके बाद आया था। इसमें हमें क्या करना है? क्रमबद्ध तरीके से इसको हमें लगाना है। चलिए, तो इसमें कौन से किसके बाद आया था, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो, इसमें पहले आए थे चंगेज खान, चंगेज खान के बाद आए थे तैमूर, तैमूर के बाद आए थे नादिर शाह, और बाद में आए थे अहमद शाह अब्दाली। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? तथाकथित कुशासन के आधार पर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक, चलिए कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने। आपको बताना है कि कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को किसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिला लिया था। चलिए 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर का सवाल हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए 14 नंबर हमारा क्या है? कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, महात्मा गांधी, मूक नायक, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो ये पत्रिकाएं इधर दिया हुआ है, एक तरफ संस्थापक हैं, तो इनमें से कौन सी पत्रिका सही है? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 15 का, 14 का सी। ठीक, चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। फटाफट बताइए। 15 नंबर, इसमें जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, 17 की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं चटगांव शस्त्र छापा मार की योजना किसने बनाई थी? पहला सूर्यसेन ने, दूसरा चंदन दत्ता ने, तीसरा विधान घोष ने, चौथा जतिन दास ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन से? तो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है वो सूर्यसेन ने बनाया था। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, फटाफट देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? ठीक, रिचर्ड ग्रे, वेब मिलर,
लुई पेज, लुई फिशर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वेब मिलर को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में इनको ठहराया गया था। 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि इनमें से 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए किसे निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन आसान है। ठीक, चलिए 19 नंबर में क्या है दिख रहा है? 19 नंबर मैच कराने के लिए है। ठीक, चलिए हमारा पहला ऑप्शन, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, क्या कह रहा है? नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स का अधिनियम 84, 1784। ठीक, हमारा एक का 2 ऑप्शन सही है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये तो सबको पता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर के तहत दिया गया था? ठीक, तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था। ये ऑप्शन हमारा सही है। बचा हुआ गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। तो ये हमारा इसका ये मिलान हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। ठीक, चलिए 20 नंबर, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक, पहला ऑप्शन, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है? ये मूल अधिकार है, ये सांविधिक अधिकार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भैया 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये जो है हमारा मूल अधिकार है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में, क्या कह रहा है? भारत में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? किसके? केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक, केंद्र और राज्य के बीच में वित्त संबंधी विवरण प्रस्तुत कौन करता है? भाग 11, भाग 13, भाग 12, भाग 10। तो टोटल 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भागों में से हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय के लिए? ठीक, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 9 माह के लिए, 3 वर्ष के लिए। चलिए फटाफट बताइए कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? ठीक है, ठीक है, अधिकतम तो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन कम जो पहली घोषणा होती है इसकी वो 6 माह की होती है। तो अधिकतम पूछा हुआ है तो अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है, चलिए 23, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 336। तो आपको बताना है कि वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए फटाफट बताइए कौन से होगा? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए हाँ 24 नंबर हमारा सवाल है। 24 नंबर हमारा एक तरफ विषय दिया गया है, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है। तो आपको इसको मिलाना है। आपको इसमें ये देखना है कि सबसे आसान इसमें आपको कौन सा नहीं, इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए पहला, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। ये तो 100 में से 50-50 कर दो, आसान तरीके से याद रहेगा हमेशा। न्यायपालिका और कार्यपालिका बराबर 50 हो जाएगा। ठीक, दूसरा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, चलिए इसके लिए अनुसूचित
और अनुसूचित जाति और जनजाति, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 46। इसको याद करने का सही तरीका क्या है, अनुसूचित 4 और उसके बाद 2 जोड़ के 6, मतलब 46 में आर्टिकल में क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए बात किया गया है। ठीक, सी वाले में क्या है, सी वाले में हमें ये बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन के बारे में बात किया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा 43 सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये अनुच्छेद 40 में है, राजनीति निर्देशक तत्व के उसमें है। ठीक, चलिए 25 में कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें मैच कराना है, सही करना है कि इनमें से कौन सा है और कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य जो है संसद व राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, क्या ये बात सत्य है, हाँ ये बात सत्य है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए भी चुनाव कराना, ये बात क्या सत्य है, हाँ भाई ये भी बात सत्य है। तीसरा क्या है, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्तुति करना। ठीक, ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, तो निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी कार्य है, लेकिन ये इसका कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ये भी कार्य है और ये भी कार्य है, तो इसमें 1, 2 और 3 जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर में, 90 दिन के अंदर में, 6 महीना के अंदर में, 120 दिनों में और 30 दिनों में। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का पद जो है कितनी जल्दी, कितने समय के अंदर जो है उसको हमें भर लेना है। तो 6 महीने के अंदर हमें क्या करना है, राष्ट्रपति के पद को भर लेना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 27 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 104। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से जो हमारा ऑप्शन है वो 105। ठीक, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336। आपको ये बताना है कि संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो अनुच्छेद 330 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। ठीक, 29 नंबर। चलिए हमारा 29 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। ठीक, सही नहीं है कह रहा है। पहला ऑप्शन, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, क्या ये बात सत्य है। दूसरी, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, क्या यह बात सत्य है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है और इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, चलिए तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। बॉम्बे का, कोलकाता का, केरल का, गुवाहाटी का। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह है, वहाँ पे किस कोर्ट का, किस
हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो आता है, तो वो कोलकाता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। 31 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा, क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। आपको बताना है कि बांग्लादेश से सीमा किस राज्य की नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए तो भैया मणिपुर की सीमा जो है पूरी तरीके से वो म्यांमार से मिलती है। ठीक, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक, चलिए आइए फटाफट आगे देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर ये तीनों जो हैं आपस में मिलती हैं। ठीक, कन्याकुमारी में, इंदिरा पॉइंट में, नागरहोल में, रामेश्वरम में। तो कहाँ पे मिलती है भैया, तो ये मिलती है कन्याकुमारी में। ठीक, चलिए 33 नंबर का सवाल है, देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा कह रहा है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय, धौलाधर श्रेणी। तो इनमें से कौन सी सबसे प्राचीनतम श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इसमें क्या है, बृहद हिमालय श्रेणी। ठीक, 34 नंबर। ठीक, चलिए आइए 34 नंबर हमारा ये कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर निम्नलिखित पहाड़ियों का क्रम आपको बताना है। ठीक, कब कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ की पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ बी। तीसरा क्या कह रहा है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, फिर नल्लामलाई पहाड़ियाँ। आपको बताना है कि उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण तक कौन सी अंत तक पहाड़ी इसमें है। ठीक, 34 नंबर सवाल। 34 नंबर में हमारा जो ऑप्शन सही होगा, पहले उत्तर में नल्लामलाई पहाड़ी पड़ता है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ठीक केरल में पाई जाती हैं। चलिए 35 नंबर हम सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा राजस्थान जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल, कोरी क्रीक स्थित है कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वो हमारा जो है कच्छ का रन, गुजरात। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चलिए 37 नंबर। 37 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही क्रम लगाना है। तो इनमें से गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। बी ऑप्शन गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। सी ऑप्शन नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। इनमें से आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि सबसे ज़्यादा लंबाई सबसे कौन सी है। तो भैया गोदावरी सबसे लंबी, उससे कम नर्मदा नदी है, उससे कम महानदी है, उससे कम ताप्ती है। तो हमारा जो है इसमें 37 नंबर का बी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए आइए 38 नंबर हमारा सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कुलेरू झील, वूलर झील, नल झील, सांभर झील। आपको बताना है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है। ठीक, तो वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। तो वूलर झील हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है ठीक कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, नलकूपों मतलब ट्यूबवेलों द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि
नलकूपों से सिंचाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है? तो भैया उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ इंजनों से ठक 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 वाले से सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। चलिए 40 नंबर सवाल है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन मैग्नीशियम का बहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फॉस्फेटों का बहुल्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आपको ये बताना है कि लाल मिट्टी जो पाई जाती है कहीं कहीं पे उसमें फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता जो है पाई जाती है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए आइए 41 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 41 नंबर एक तरफ बांध दिया गया है और एक तरफ उसके प्रदेश दिए गए हैं। चलिए हम मैच कराते हैं फरक्का बांध को। फरक्का बांध कहाँ है? तो फरक्का बांध जो है भैया ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। इसको इससे मैच करा दिए। घाट प्रभा तो सभी को पता है कर्नाटक में है। 2 मिल गया हमारा। हीराकुंड उड़ीसा में है और काकरापार गुजरात में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 4, सी का 2, डी के 3। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर, विषु व इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक, कब होते हैं? 21 मार्च या 23 सितंबर को, 22 फरवरी या 23 अगस्त को, 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को, या 22 जुलाई या 22 दिसंबर को। आपको ये बताना है कि किस में विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को रात दिन दोनों बराबर होते हैं। आपको खाली यही याद रखना है। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है? मालदीव हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे छोटा है। 43 में क्या है कि इसमें से मालदीव जो है इन देशों की अपेक्षा छोटा है। चलिए, एक तरफ स्थलाकृति दिया हुआ है, एक तरफ स्थलाकृति दिया हुआ है और दूसरी तरफ महाद्वीप दिए हुए हैं। तो आपको इनमें से मिलाना है कि एकांकागुआ किस महाद्वीप में है, मेसेटा किस महाद्वीप में है, सेरेनगेटी मैदान किस महाद्वीप, गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है। ठीक, तो आपको इसको मैच कराना है। चलिए आइए देख लेते हैं। एकांकागुआ जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। का एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। तो हमारा 1 का 4 मिला लेते हैं। 1 का 4 2 आ रहा है तो हमें ये भी ध्यान देना है। एक ये मिलाना है, अब देखो ये भी मिलाना है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे गिब्सन डेजर्ट जो है इसको हम सीधा ऑस्ट्रेलिया में मिला देते हैं। अब बात फंस रही 2 में से, तो बी का 3 है या सी का 2 है, तो हमें इसे कंफर्म करना होगा। कभी कभी ऐसे में फंसा देता है, कभी कभी एक मिल जाता है तो सारे काम हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा जो ये सेरेनगेटी मैदान जो है ये हमें अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा इनमें से डी ऑप्शन जो होगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नियाग्रा, साल्टो एंजल, रिब्बन और डुंगेला। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है। ठीक, देखो संसार का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है ये एंजल जलप्रपात है। कौन सा? साल्टो एंजल। और ये कहाँ पाया जाता है? ये वेनेजुएला में है। ठीक, किस नदी पर है? चुरुन नदी पर है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि टेलीग्राफ का जो पठार है वो किसका हिस्सा है। ठीक, टेलीग्राफ का पठार जो है वो किसका हिस्सा है? टेलीग्राफ का पठार जो है अटलांटिक कटक का हिस्सा है। किसका? अटलांटिक कटक का हिस्सा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिला लेंगे ताइवान को। हमें पता है ताइवान की राजधानी क्या है। ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे है। क्या है? ताइवान की राजधानी ताइपे। तो हमने क्या किया? हमने इसको मिला लिया। तो डी का हमारा दूसरा है। डी का हमारे 2 डी मिल रहे हैं। ठीक, तो एक और हमें पता है क्या? फिलिस्तीन। ठीक, फिलिस्तीन की जो राजधानी है वो भगवान के नाम पे है। क्या है? रामलला।
ठीक है। कोसोवा, बस मिल गए, 1 के 3, 1 के 3, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिला लेते हैं, सी का, बी का 4 कोसोवा के, प्रिस्टिना और साइप्रस के निकोसिया। ठीक, नीचे आ जाते हैं। ठीक, नजातीय समूह के बारे में और एक तरफ देश दिया हुआ है, हमें मैच कराना है। यहूदी, ठीक, टेढ़ा, बेजा, लूर, तो इनमें से हमें एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ नजातीय समूह दिए हुए हैं, तो आपको इसको मैच कराना है। चलिए देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यहूदी जो है कहाँ पे हैं, यहूदी सबसे ज़्यादा इजराइल में पाए जाते हैं। ठीक, तो हम मिला लेंगे, 1 का 4, 1 का 4 3 में है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, टेढ़ा, टेढ़ा सबसे ज़्यादा कहाँ, लीबिया में, कहाँ पे, टेढ़ा लीबिया में। बी का 3, तो बी का 3 यही है, तो हमारा 48 का डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी हम मिला लेंगे। सी का 1 बेजा मिस्र में, और लूर जो है ईरान में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। पहला तापमान, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा पृथ्वी का घूर्णन, चौथा दाब। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए 49 नंबर में हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाएं ओर विचलन का एक प्रमुख कारण है। चलिए 50 नंबर सवाल है। 50 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है सबसे ज़्यादा। नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन सही है, शहतूत सबसे ज़्यादा चीन के तिब्बत में पाया जाता है। ठीक, 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी, क्या, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन हमारा सुमियोलाजिमा, दूसरा एरिक ड्रक्सलर, तीसरा रिचर्ड कैनमायो, चौथा नोरियो टानीगुची। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। ठीक, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, कैप्रोलैक्स्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉलीमर कह रहा है नहीं है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इनमें से कैप्रोलैक्स्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। ठीक, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील में चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, कार्बन और निकेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, इसमें से निकेल हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए टेफ्लॉन का रासायनिक नाम पूछ रहा है, क्या टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, दूसरा ऑप्शन पॉलीविनाइल फ्लोराइड, सी ऑप्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी ऑप्शन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा कि टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है। ठीक, तो इनमें से हमारा टेफ्लॉन का रासायनिक नाम जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक, ध्वनि तरंग, एक्सरे तरंग, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए इनमें से जो है ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। बैरोमीटर, एमीटर, ओममीटर, जैरोमीटर। आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी की अनुबंधता की समस्या से जुड़ा हुआ है। पहला गैर नवीकरणीय संसाधन, दूसरा संभावित संसाधन, तीसरा स्टॉक, चौथा भंडार। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। पहला 400 से 600 nm, दूसरा 320 से 340 nm, चौथा 200 से 280 nm, 280 से 320 nm। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा टैकियान से तात्पर्य क्या होता है। क्या टैकियान से तात्पर्य हमारा क्या होता है। जल के बहाव को मापने की एक इकाई है, उच्च तापमापी यंत्र है, भारी नाभिक वाले अणु का भाग है, या प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण है। तो आपको बताना है टैकियान से क्या तात्पर्य होता है। टैकियान से तात्पर्य जो होता है वो होता है कि भारी प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण होते हैं। क्या 59 का डी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए आइए 60 नंबर सवाल क्या है कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति उद्योग। ठीक, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित में से प्रमुख तत्व कौन से थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ठीक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, उपरोक्त सभी। तो ज़्यादातर ये आशा होती है कि अगर जिसमें उपरोक्त सभी आए वो सवाल ज़्यादातर सही होता है। तो हमें हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, ठीक, भूमि स्थिर के उपग्रह के बारे में बात कर रहा है। एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग, ठीक है, 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यह पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। सी ऑप्शन भू स्थिर उपग्रह की परिभ्रमण काल के 24 घंटे का होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इनमें से 61 नंबर सवाल का जो गलत ऑप्शन है वो बी गलत है, बाकी सही है। ठीक, अगला सवाल 62 नंबर कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने तथा अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें से हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला 63 नंबर सवाल कह रहा है कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक, क्रोमियम लवण है, जंतु वसा में उपस्थिति वसी एल्कोहल है, क्लोरोफार्म का एक यौगिक है, पर्णहरित एक प्रकार है। चलिए ठीक, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल, ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 64 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न कौन सा मतलब इनमें से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या नारंगी होता है, ये बात क्या सत्य है। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। ठीक, प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस एथिलीन है। ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। तो इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो वह फूल दिखाई देगा। चलिए आपको पहला ऑप्शन बताना है पीले रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा हरे रंग का और चौथा काले रंग का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 65 नंबर, चलिए फटाफट बताइए। इनमें से जो हमारा सही होगा वो होगा काले रंग का। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। पहला सौर शक्ति, दूसरा वनीकरण, तीसरा नाभिकीय शक्ति, चौथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की जो कार्य योजना है उसके 8 मिशन है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें नाभिकीय शक्ति जो है उसमें शामिल नहीं है। चलिए 67 हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, एक तरफ मुख्य संरक्षित वन्य पशु दिए गए हैं। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है,
ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा गिर, गिर कहाँ? गुजरात में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल में है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भैया सुंदरवन बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियर, पेरियर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं हमारा अगला सवाल। 68 ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 5 जून को, 23 मार्च को, 21 अप्रैल को। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा सही है? ठीक है, चलिए 6 येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्या येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है। चलिए ठीक है, ये कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो है 1872 में किया गया था। बस, इसके आगे और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। क्या हमेशा सीधा होता है? शायद सीधा और उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए आपको इसमें से बताना है कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। 71 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1962, 1970, 1972, 1982। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? C.J. बैरो ने, डी कास्त्री ने, वाल्टर जी रोसेन ने, D.R. बैटिस ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको आपको बताना है। तो जो भैया बायोडाइवर्सिटी का जो शब्द है, सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आइए इसमें कौन सा हमारा 73 नंबर सवाल है। 73 नंबर में हमारा कौन सा सही होगा? एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो आपको मैच कराना है कि कौन सा कहाँ पे। देखो भैया, पहला है दाचीग्राम मिलाना है। दाचीग्राम कहाँ पे है? ये राष्ट्रीय उद्यान जो दाचीग्राम है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक, पापीकुंडा कहाँ पे है? तो पापीकुंडा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सरिस्का तो सभी को पता है कि सरिस्का जो है राजस्थान में है, और जो बच रहा है बांदीपुर भी बहुत कर्नाटक में है। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते। 74 शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नेपाल में है, म्यांमार में है, भूटान में है, श्रीलंका में है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो भैया शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके पड़ोसी देश नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में है। तो चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। एक तरफ खनिज है और एक तरफ कम। ठीक, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, सबसे पहले खनिज को मिलाना है। ठीक, खनिज का समाप्त होने योग्य। हाँ भैया, खनिज तो जितना ही उसका यूज होगा उतना ही वो समाप्त होता रहेगा। ठीक, तो हमारा 1 के 3 देख लिया, 2 जगह है। सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा क्या है? असमाप्त होने वाला है भैया। सौर ऊर्जा चाहे जितना यूज करो सूर्य द्वारा, वो कभी समाप्त होगा नहीं। तो हमारा बी का 4 हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें 75 में सही हो जाएगा। बाकी मिला लेते हैं। सी का 2 बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से है, और वन अवरोपण वर्षा, जितना वनों का रोपण करोगे उतना ही वर्षा होगी। 76 चलिए अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को दूषित करते हैं? कौन कौन से हैं ऐसे अम्ल वर्षा? ठीक, चलिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। इनमें से आपको बताना है कि अम्ल वर्षा ऐसे कौन है जो प्रदूषक वर्षा जल हिम को पूरी तरीके से प्रदूषित करते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताना है। तो भैया इनमें से जो है सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इन दोनों अम्ल वर्षा जो है ये प्रदूषित वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास कौन सी है? ठीक, इच्छोर्निया, ट्रैपा, वोल्फिया, एंजोला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा
इछोरनिया। चलिए 78 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को सही करना है। पहला, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर लेता है। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है या कैंसर पैदा करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से क्या होता है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या होता है। तो इनमें से जो यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ये भी बात सही है। यह रक्त संचार में व्यवधान भी पैदा करता है, सही बात है। और यह कैंसर भी पैदा करता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये भी बात हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। पहला ऑप्शन भारती और आर्य, दूसरा भारती और दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन जो है अंटार्कटिका में है, भारत का स्थायी द्वारा परिचय अनुसंधान स्टेशन भारती और मैत्री है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, मैच कराने के लिए दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, लिख देता हूँ इसको, 5 जून को, यहीं पे मिल गया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये बात सत्य है। और चलिए भैया इसमें भी देख लेते हैं, इसमें तो सीधा सीधा है, विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब, अक्टूबर का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। ओके, चलिए 81 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में, जर्मनी में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा ए इसमें सही हो जाएगा। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है। प्रमुख आर्थिक सहायता, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, ब्याज अदायगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो मानव पूंजी जो है कौशल विकास योजना क्या करती है, बढ़ाती है। 84 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। स्लोवेनिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, कोलंबिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है, किसका विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। चलिए सोचिए विचारिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सर्बिया जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। 85 नंबर सवाल देख लेता हूं, उसमें कह रहा है भारत में विश्व आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, कब, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो भैया इनमें से अप्रैल 2000 में भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित किया गया था। ठीक, 86 क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था, 1952 में, 1945 में, 1950 में, 1947 में। कब बना था, चलिए फटाफट बताइए। तो भैया भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य 1945 में बना था। ठीक है, हो गया 45 नंबर, 85 नंबर, 86 हो गया। हाँ, चलिए 87 नंबर पे देख लेते हैं, दिख रहा है 87, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रय खिलाफों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, ठीक है, वित्तीय प्रशासन, व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इनमें से कौन सा, ठीक है, लोक वित्त सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इनमें से भैया यही नहीं आता, व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ये बैंकों के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए मनरेगा हो गया, नल्लम हो गया, रमसा हो गया, स्टेप हो गया। इनमें से कौन सा रोजगार से संबंधित नहीं है, चलिए इनमें से हमारा ये RMSA।
चलिए अगला, भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है कौन सी? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु है, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु है, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो ज़्यादातर जिसमें उपर्युक्त सभी हो, ज़्यादातर क्वेश्चन वही अक्सर सही होते हैं इस कंडीशन में। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण थी, निजीकरण थी, वैश्वीकरण थी, उपर्युक्त में से सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सभी? तो ज़्यादातर ये ऑप्शन जो है उपर्युक्त में से सभी सही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1977 में, 1978 में, 1987 में और 1992 में। चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो 1977 में, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, यूपी आ गया है, 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बांदा जिला किस? बेतवा नदी के, केन नदी पर, सोन नदी पर, गोमती नदी पर, बांदा जो है। ठीक, चलिए बताइए फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें जो है केन नदी पर है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए 93 का उत्तर प्रदेश का प्रथम बाघ अभ्यारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये 1987 में बनाया गया था। ठीक, अगला सवाल 94, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1974 में, 1956 में, 1990 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक, 1974 में। ठीक, आगे, बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गाजीपुर में, प्रयागराज में, अयोध्या में, आगरा में। कौन सा ऑप्शन सही है? बहु बेगम का मकबरा किस जिले में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है? ठीक, तो बहु बेगम का मकबरा जो है वो फैजाबाद में, अयोध्या में है। 96, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 96 में क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अमेठी में, सुल्तानपुर में, कानपुर में, वाराणसी में। आपको बताना है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो सही ऑप्शन होगा राजीव गांधी वाला, ये कहाँ? अमेठी में पड़ता है। अमेठी रायबरेली से सटा हुआ है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1972 में, 1973 में, 1975 में। चलिए फटाफट बताइए चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही? इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही है। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय अवस्थित है कहाँ पे? गोरखपुर में, कुशीनगर में, मथुरा में, कैलाशी वाला, ए बी दोनों। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो भैया राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है वो गोरखपुर में भी है और कुशीनगर में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस जिले में है? क्या झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है? सबसे ज़्यादा यूपी स्पेशल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है, चलिए 100 नंबर वाला सवाल। ठीक, चलिए किसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है? खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चीज़ आपको बताना है। तो खुर्जा क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन। क्या? चीनी मिट्टी के बर्तन। तो हमारा 1 का 4 तो एक ही है, तो हम तो सीधा ही पकड़ लेंगे कि हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निजामाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है। और फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा, इसे तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल हमारा ये कह रहा है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या? सहारनपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 101 का एक काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग सहारनपुर प्रसिद्ध है। चलिए आइए आगे देखते हैं। मिलान करना है। ठीक, तो आइए यहीं पे हम लोग इसको क्या करते हैं? मिलान कर लेते हैं। चलिए पहला हमारा सवाल क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क
सबसे बढ़िया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ये हमारा लखनऊ में पड़ता है। ठीक। अप्रैल पार्क, क्या? अप्रैल पार्क। अप्रैल पार्क कहाँ है? हमारा लखनऊ के बगल में कानपुर में है। बाकी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर मत लगाइएगा इसको, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये उन्नाव में पड़ता है। और लायन सफारी पार्क जो प्रसिद्ध है वो इटावा में है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक। अमजद अली खान क्या सरोद बजाते थे? बिरजू महाराज क्या कत्थक करते थे? बिस्मिल्लाह खान क्या शहनाई बजाते थे? उस्ताद मुश्ताक अली खान जो थे क्या हारमोनियम बजाते थे? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भैया इनमें से उस्ताद मुश्ताक अली जो थे ये सितार वादक थे। ठीक, क्या थे? सितार वादक थे। बाकी बिरजू महाराज कत्थक, अमजद अली सरोद, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और उस्ताद मुश्ताक अली खान ये क्या करते थे? ये सितार वादन थे। क्या? सितार वादन, सितार वादन। ठीक है, हो गया। चलिए 104 नंबर देख लेते हैं कि हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रयागराज में, वाराणसी में, मेरठ में, लखनऊ में। आपको बताना है कि हिंदुस्तान एकेडमी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। ठीक, चलिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ पे है? फटाफट बताइए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है ये कानपुर में है। अगला ऑप्शन कृत्रिम अंग निर्माण निगम, क्या कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये उन्नाव, ये उन्नाव में पड़ता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, क्या इंडियन टेलीफोन, ठीक है चलो मिला लेते हैं। उर्वरक कारखाना कहाँ पे यूपी में है? कहाँ पे? ये फूलपुर में पड़ता है। कहाँ पे? फूलपुर में। तो हमारा डी का 1 क्या है? डी का 1 हमारा एक ही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे मिला लेते हैं। एक का ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे? झांसी में पड़ेगा। ठीक है, और बी कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पड़ेगा? ये कानपुर में पड़ेगा। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पड़ेगी? ये हमारा रायबरेली में पड़ेगा। चलिए आइए 106 नंबर देख लेते हैं। 106 नंबर, इनमें से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? पीटी उषा, मैरी कॉम, कुंजरानी, काड़म मलेश्वरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए 106 नंबर, इनमें से 106 नंबर का जो हमारी पीटी उषा है वो पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, ठीक, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। 107 जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया था? मनिका बत्रा को, पीवी सिंधु को, अचंता शरद कमल को, सिखोम मीराबाई चानू को। इनमें से तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक है, तो अचंता शरद कमल को जो है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसको उनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 109, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच हाल ही में जोधपुर में संपन्न कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? ठीक है, वरुण 6, वरुण 7, गरुड़ 6, गरुड़ 7। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 109, तो इनमें से गरुड़ 7 जो है भारत और फ्रांस के बीच में जोधपुर में युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक, चलिए 110 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है कब? 7 नवंबर को, 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो राष्ट्रीय विधिक दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है।
ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को किनके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? किसके? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर और जोनास साल्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो जोनास साल्क के जन्मदिन पर विश्व में 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध का अभ्यास 18वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? पहला उड़ीसा चांदीपुर में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा अंडमान में, चौथा दमन में। तो आपको बताना है कि दमन और अंडमान में तो है नहीं, उड़ीसा और उत्तराखंड में। तो इसमें से उत्तराखंड जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस तिथि से प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू किया था? कब? 1 दिसंबर 2022 को, 1 जनवरी 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से, 1 मार्च 2023 से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा? चलिए फटाफट बताइए कौन सा होगा। इनमें से हमारा सही होगा ऑप्शन 1 दिसंबर 2022 से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, फ्रिट्ज हयाबेर। ठीक, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को, 22 नवंबर को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए 16 नंबर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 28 नवंबर को। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा? तो 25 नवंबर को। ठीक, अगला 117, मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए कौन? अनवर इब्राहिम, माथिर बिन मोहम्मद, नजीब रज्जाक, अहमद जहीद हमीदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा? तो इनमें से ए ऑप्शन हमारा अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 18 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में RS-200 का 200वां सफल प्रक्षेपण किया था। कहाँ? GSLV श्रृंखला का प्रक्षेपण यान, PSLV श्रृंखला का प्रक्षेपण यान, रोहिणी श्रृंखला का प्रक्षेपण यान और इनसैट श्रृंखला का लघु सैटेलाइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? आपको बताना है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन रोहिणी श्रृंखला का प्रक्षेपण यान सही है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग स्कूलों में बहुत मनाते थे। कब? 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, 20 नवंबर। आपको बताना है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 19। इसमें से 20 नवंबर को। ठीक, 20। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक, चलिए आइए। क्या 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था? पहला ऑप्शन। दूसरा, 18 से 60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म उद्यमी इस योजना हेतु पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन, योजनांतर्गत दुर्घटना के स्वरूप मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। और डी ऑप्शन हमारा इनमें से गलत है, तो उसे हम पढ़ेंगे नहीं। मतलब चौथा ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3। हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके।